नमस्कार साथियों, उत्कर्ष क्लासेज के बीपीएससी प्लेटफॉर्म पर मैं पंकज एक बार फिर से आप सभी प्रतियोगी साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करते हैं, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमने एक और महत्वपूर्ण टॉपिक चुना है और यह टॉपिक है कश्मीर। ठीक है ना। कश्मीर रियासत का भारत में विलय जो हुआ था वह किन किन चरणों से होकर के गुजरा था, उन सब पे हम बहुत विस्तार से बात करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ से परीक्षा में सवाल पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। यह इतिहास के दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, भूगोल और राज व्यवस्था की दृष्टि से भी यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जब से देश आज़ाद हुआ, देश की आज़ादी से पहले तो कश्मीर में वहाँ पे राजशाही हुआ करती थी, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान और भारत के बीच में कश्मीर के क्षेत्र को लेकर के जो है लगातार टकराव प्रारंभ हुए और वर्तमान जो स्थिति है अभी भी जो है कश्मीर हमेशा करंट अफेयर्स में, न्यूज़ में, चर्चाओं में बनी ही रहती है दोस्तों। ठीक है ना। तो इस दृष्टि से भी यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी हाल में ही वर्ष 2019 में कश्मीर में जो है जम्मू और कश्मीर जो थी उसको जो है केंद्र शासित प्रदेश में कन्वर्ट कर दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो इस दृष्टि से भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज चरणबद्ध तरीके से जितनी भी बारीकियां हैं, जितनी भी बड़ी छोटी बातें हैं और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उन सब पे आज हम बहुत ही विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आप पूरे सेशन को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए, उसके बाद स्वतः आपको जो है इस सेशन का महत्व पता चल जाएगा। ठीक है ना। तो बस भरोसा रखिए, बिना स्किप किए हुए सेशन को अंत तक देखिए। आज हम बात करने वाले हैं इस कश्मीर रियासत के बारे में दोस्तों। ठीक है। हमने चूंकि देश के आज़ाद होने के बाद अन्य सभी रियासतों के बारे में बारी बारी से चर्चा की है, कुछ रियासत जो बचे हुए हैं उनके बारे में भी अभी हम क्रमिक रूप से चर्चा करेंगे प्रतिदिन। ठीक है ना। यह इसलिए महत्वपूर्ण है कश्मीर रियासत क्योंकि अन्य जो रियासतें थी, तो एक सवाल अगर हम विश्लेषण की बात करें तो बाकी रियासतों में कोई ऐसी रियासत नहीं है जो भारत में वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दर्जा प्राप्त करके अपने अस्तित्व को बरकरार रखे हुए है। लेकिन अभी जो तत्कालीन जो जम्मू और कश्मीर था वो वर्तमान में क्या है, जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश के दर्जा को प्राप्त किया हुआ है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख नाम का जो है दो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को तोड़ करके जो है भारत सरकार के द्वारा बनाया गया। यह मैप जो आप देख पा रहे हैं यह जम्मू कश्मीर का मैप है। ठीक है ना। यह जम्मू कश्मीर का मैप है। यहाँ पे इस लोकेशन पे आपको लद्दाख दिख रहा है, यह लद्दाख वाला क्षेत्र है दोस्तों यहाँ पे राजशाही शासन हुआ करती थी। अगर हम लोकेशन की बात करें तो जम्मू और कश्मीर का लोकेशन जो है यह लोकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसके सीमाएं जो हैं वो भारत से भी लगती हैं, अफगानिस्तान से भी थोड़ी सी लगती हैं, उसके बाद चीन से भी लगती हैं। तो इस दृष्टि से भी जो है यह महत्वपूर्ण हो जाता है। इस पे भारत का नियंत्रण जो है वह बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि 4 देशों की सीमाएं जो है कश्मीर से लगती है। तो कश्मीर की जो रणनीतिक स्थिति है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है ना। अगर हम यहाँ की आबादी की बात करें तो यहाँ पे बहुसंख्यक आबादी जो है वो मुस्लिम है। ठीक है ना। यहाँ की बहुसंख्यक आबादी मुस्लिम समुदाय से आते हैं। लेकिन जो यहाँ के शासक हुआ करते थे, हम तत्कालीन आज़ादी के समय की बात कर रहे हैं, तत्कालीन समय की बात कर रहे हैं, तो अधिकांश मुस्लिम आबादी को संचालित करने के लिए जो वहाँ पे व्यवस्था थी वो राजशाही व्यवस्था थी। और जो राजशाही थी वहाँ के शासक जो थे वो हिंदू थे, हिंदू महाराजा हरि सिंह। ठीक है ना। हिंदू महाराजा हरि सिंह तत्कालीन शासक यहाँ पे थे और इनका संबंध डोगरा वंश से है। तो दोस्तों एक सवाल तो यह भी बनता है कि डोगरी भाषा कहाँ पे बोली जाती है। परीक्षा में यह सवाल कई बार पूछे जाते हैं। तो यह चीज यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि यह डोगरी भाषा जो निकल के आई है इसी डोगरा वंश से निकल करके आई है जिसके महाराजा हरि सिंह हुआ करते थे। ठीक है। तो डोगरी भाषा जो है यह कश्मीर क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है। ये जो महाराजा थे हरि सिंह जी, तो ये एक तटस्थ स्थिति चाहते थे कश्मीर के लिए। ठीक है। पहले ये ना तो पाकिस्तान में जाना चाहते थे, विलय करना चाहते थे, और न ही भारत के साथ विलय करना चाहते थे, और ये अपनी एक तटस्थ स्थिति बना करके रखना चाहते थे। पूरब का स्विट्जरलैंड की तरह जो है ये कश्मीर को बना करके रखना चाहते थे दोस्तों। ठीक है। इसी बीच में क्या हुआ, क्योंकि ये हिंदू शासक थे, ठीक है,
आबादी अधिकांश मुस्लिमों की थी, राजशाही शासन था। तो वहाँ पे जो है इस कश्मीर रियासत के भीतर एक व्यक्ति थे शेख अब्दुल्ला, ठीक है, शेख अब्दुल्ला नाम के व्यक्ति थे। तो इन्हीं के नेतृत्व में नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक संगठन अभी भी वर्तमान कश्मीर में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस नाम का राजनीतिक दल का अस्तित्व है, जिनके उत्तराधिकारी की अगर बात करें तो फारूक अब्दुल्ला, फिर उमर अब्दुल्ला आदि हैं, ठीक है ना। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक नेता थे शेख अब्दुल्ला। तो इन्होंने जो राजशाही शासन थी उसके खिलाफ जो है आंदोलन छेड़ दिया था, ठीक है। कश्मीरियत को स्थापित करना जो है इनका मूल ध्येय था, ठीक है। और ये जो थे ये लोकतंत्र के समर्थक व्यक्तित्व थे, ठीक है ना। इनका जो मानना था ये राजशाही के समर्थक नहीं थे। हालांकि ये वहाँ पे इसलिए आंदोलन भी इसलिए इन्होंने चलाया था, और ये जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत को भी नहीं मानते थे। जैसे जिन्ना ने कहा था ना कि जो हिंदू बहुल क्षेत्र है वो भारत के साथ जाएंगे, जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है उनके लिए पृथक पाकिस्तान का निर्माण होना चाहिए। तो शेख अब्दुल्ला को यह बात भी नहीं पसंद था, और शेख अब्दुल्ला जो थे वो कश्मीर के अंदर एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे, ठीक है ना। राजशाही खत्म करके एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की स्थापना करना इनका जो है ध्येय था शेख अब्दुल्ला का, ठीक है। तो इसी को लेकर के जो है यह आगे बढ़ रहे थे। लेकिन चूंकि राजा हरि सिंह जो थे यह भी बहुत चतुर थे। राजा हरि सिंह ने क्या किया कि एक ही साथ समान समय पे भारत के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी स्टैंड स्टील समझौता पे हस्ताक्षर कर दिया, ठीक है। दोनों के सामने प्रस्ताव रखा सबसे पहले तो कि यथास्थिति समझौता जो है भारत के पास भी भेज दिया प्रस्ताव, कश्मीर के पास पाकिस्तान के पास भी भेज दिया प्रस्ताव। पाकिस्तान ने क्या किया कि टेलीग्राम भेज करके जो है उस पर अपनी आधिकारिक सहमति तुरंत के तुरंत दे दी जिन्ना ने, ठीक है। क्या किया जिन्ना ने 15 अगस्त 1947 को जो है आधिकारिक रूप से जो है जो स्टैंड स्टील समझौता था इस पे अपनी सहमति दे दी। लेकिन भारत सरकार ने त्वरित कोई निर्णय नहीं लिया। भारत सरकार ने कहा कि हम सभी राजनीतिक और प्रशासनिक पहलुओं पर एक बार विचार करते हैं, उसके बाद जो है हमारा जो भी निर्णय होगा उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन चूंकि जिन्ना ने 15 अगस्त 1947 को आधिकारिक स्वीकृति दे दी थी, ठीक है, तो जिन्ना इसके ऊपर दबाव, कश्मीर ऊपर दबाव बनाने के लिए क्या किया, आर्थिक नाकेबंदी जो है शुरू कर दिया। जो सप्लाई चेन था उसको रोकने का उसने प्रयास किया ताकि कश्मीरी जो हैं, जो कश्मीर के शासक हैं वो दबाव में आ जाए। उन्होंने अनाज की आपूर्ति को रोक दी, जितने भी आवश्यक वस्तुएं थी जो रोजमर्रा की लोगों की जरूरत थी उसके आयात को जो है उसने जो है रोक दिया, ठीक है, बाधित कर दिया। इसका उद्देश्य क्या था कि हर हाल में कश्मीर को जो है दबाव में लाना, कश्मीर के ऊपर दबाव बनाना जो है जिन्ना का उद्देश्य था। इसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तानियों ने आक्रमण कर दिया कश्मीर के ऊपर, ठीक है, जिसका नाम था ऑपरेशन गुलमर्ग, ठीक है। ऑपरेशन गुलमर्ग के तहत जो है 22 अक्टूबर 1947 ईस्वी को, यह तिथि है 22 अक्टूबर 1943, जब पाकिस्तानियों ने ऑपरेशन गुलमर्ग चलाया कश्मीर के अंदर। और मेजर जनरल अकबर खान जिनका छद्म नाम जनरल तारिक था, इनके नेतृत्व में, और जो उस क्षेत्र में जो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत था वहाँ के जो कबायली समुदाय के लोग थे उन कबायलियों पश्तूनों को जो है अपनी सेना के साथ कश्मीर में प्रवेश दिला दिया, ठीक है, हमला कर दिया। इसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे ज़बरदस्त नरसंहार हुआ। बारामूला का नरसंहार जो है वह बहुत ही प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि उस लोकेशन के अंदर जो है मुजफ्फराबाद, बारामूला में भयंकर कत्लेआम इन पाकिस्तानी सैनिकों और पाकिस्तानी सैनिक में शामिल जो पश्तून थे, कबायली थे, ठीक है, उन सब ने मिलकर के जो है भयंकर कत्लेआम मचाया था कश्मीर के अंदर, ठीक है। वहाँ पे सेंट जोसेफ कॉन्वेंट पर भी हमला किया गया था। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू समुदाय और उसके जो भी प्रतीक थे सिर्फ उस पर ही हमला किया गया था। इस शेख अब्दुल्ला जो थे वो बहुत आहत हो गए, ठीक है। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख अब्दुल्ला थे वह बहुत आहत हो गए, और उनके नेतृत्व में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो स्वयंसेवक थे वो भी जो है पाकिस्तानियों से लोहा लेने के लिए जो है
प्रेरित हो उठे और एकजुट हो गए, ठीक है ना, घटना ही ऐसी हो गई थी। इसी दौरान क्या हुआ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक कार्यकर्ता था मकबूल शेरवानी, ठीक है, इसका नाम ध्यान रखेंगे, हो सकता है कभी परीक्षा में पूछ लिया जाए। ये मकबूल शेरवानी नाम के व्यक्ति जो कार्यकर्ता था नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उसको जो है पाकिस्तानियों ने क्रूरतापूर्वक मार दिया। क्यों मार दिया? इसलिए मार दिया क्योंकि अब ये भारत के समर्थक थे। अगर हम शेख अब्दुल्ला की बात करें तो भारत के प्रति इनकी जो है जुड़ाव उनका भारत के प्रति था कहीं ना कहीं। वो चाहते थे कि जैसे भारत में लोकतंत्र की स्थापना हो रही है उसी प्रकार कश्मीर के अंदर भी एक लोकतंत्र, सक्षम लोकतंत्र की स्थापना होनी चाहिए। तो ये जो मकबूल शेरवानी थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता, तो ये उस लोकेशन पे थे, वहाँ पे जो कबायली इनसे रास्ता पूछा, जो पाकिस्तानी सेना और जो पश्तून कबायली जो थे जो वहाँ पे कत्लेआम मचा रहे थे कश्मीर के अंदर, तो उन्होंने जो है श्रीनगर जाने का रास्ता पूछा इससे मकबूल शेरवानी से। मकबूल शेरवानी ने क्या किया कि गलत रास्ता बता दिया, ठीक है, गलत रास्ता बता दिया। और इससे क्या हुआ कि भारतीय सेना जो आने वाली थी, श्रीनगर लैंड होने वाली थी, तो श्रीनगर को बचाना इसका उद्देश्य था। और जब तक भारतीय सेना यहाँ पे पहुंची नहीं तब तक जो है मकबूल शेरवानी ने उससे जूझा लगातार जो है, और कश्मीर की, श्रीनगर की सुरक्षा किया, ठीक है। एक पंक्ति के रूप में जो है एक अग्रिम पंक्ति इसने जो है तैयार कर ली, और इसके नेतृत्व में जो है जो पश्तून कबायली थे उनके मार्ग को बाधित किया गया और उनको श्रीनगर तक पहुंचने नहीं दिया गया। तो इसी से क्रोधित होकर के, क्योंकि इसने ही गलत रास्ता बताया था कबायलियों, पश्तूनों को, पाकिस्तानी सेना को, तो इसलिए जो है बहुत ही निर्ममता पूर्वक, क्रूरतापूर्वक इस मकबूल शेरवानी की जो है हत्या कर दी गई, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि अब राजा हरि सिंह को लगा कि अब स्थिति जो है कंट्रोल में है नहीं, पाकिस्तानी जो है हमला कर रहे हैं, कत्लेआम मचा रहे हैं, ठीक है, छद बेस बना करके घुस जा रहे हैं कश्मीर की सीमा में, और हर जगह जो है लूटपाट, हत्या और बलात्कार जैसे कृत्य को अंजाम दिया जा रहा है। फिर 24 अक्टूबर को जो महाराजा हरि सिंह थे उन्होंने भारत सरकार से आपातकालीन सहायता मांगी। कब मांगी? 24 अक्टूबर को, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। देखिए दोस्तों, क्रमबद्धता के बाद इतिहास को समझना चाहिए, इससे क्या होगा कि एक लिंक बनेगा और सारी कहानियां, सारी घटनाएं जो हैं वो आपके समझ में आएगी, ठीक है। तो 24 अक्टूबर को जो महाराजा हरि सिंह थे, महाराजा कौन थे तत्कालीन समय में? हरि सिंह। तो महाराजा हरि सिंह ने जो है भारत सरकार से तत्काल सहायता की मांग किया, लेकिन भारत ने कहा कि भाई जब तक ऑफिशियली कोई विलय पत्र पे हस्ताक्षर नहीं होगा, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं होगा, तब तक हम आपकी किसी प्रकार की सहायता नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तब तक जो है भारतीय सेना आपके संप्रभु कश्मीर में नहीं भेजा जा सकता है, ठीक है। लेकिन चूंकि हरि सिंह तो संकट में फंस गए थे, तो इस घटना के बाद जो है रियासत विभाग के जो सचिव थे बीपी मेनन, तो सरदार पटेल के नेतृत्व में, उन्हीं के निर्देशन में जो है बीपी मेनन तुरंत विमान से पहुंचे श्रीनगर, और श्रीनगर पहुंच के वहां के महाराजा हरि सिंह को सुरक्षित जो है अपने विमान से जम्मू कश्मीर पहुंचा दिया, ठीक है। यहाँ से सुरक्षित जो है मेनन ने, बीपी मेनन साहब ने, ये सचिव हुआ करते थे, प्रशासनिक सचिव, भारत की जितने रियासतों का विलय किया गया था तो उसमें सरदार पटेल के नेतृत्व में बीपी मेनन साहब ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी दोस्तों, ठीक है। तो बीपी मेनन विमान से तुरंत जो है सूचना मिलते ही पहुंचे श्रीनगर, और श्रीनगर पहुंच के जो है वहां से जो महाराजा हरि सिंह थे उनको वहां से जम्मू पहुंचा दिया, सुरक्षित स्थान पे पहुंचा दिया, ठीक है। इसके बाद 26 अक्टूबर 1947 को, यह तिथि बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखेंगे, यहाँ से परीक्षा में बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने जम्मू के अमर महल पैलेस में जो है विलय पत्र पे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे जो है दोस्तों हस्ताक्षर कर दिया, ठीक है। कहाँ पे हस्ताक्षर किया? जम्मू में, क्योंकि श्रीनगर से विमान से जो है इनको जम्मू पहुंचा दिया गया था बीपी मेनन साहब के द्वारा, ठीक है। तो जम्मू में अमर महल पैलेस, यह भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, जम्मू के अंदर अमर महल पैलेस में जो है 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पे जो है भारत के साथ हस्ताक्षर कर दिए थे दोस्तों, ठीक है। जो विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए तो उसके लिए गवाह की भी जरूरत थी ना, किसने साइन किया?
यह बात भी जानना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस ऐतिहासिक दस्तावेज को साइन करने वाले जो प्रमुख व्यक्ति थे वो कौन थे? उस समय के हरि सिंह के प्रधानमंत्री थे मेहर चंद महाजन। मेहर चंद महाजन जो थे वो प्रधानमंत्री थे तत्कालीन राजा हरि सिंह के। ठीक है। और ये महाजन साहब की अगर हम बात करें तो महाजन साहब भारत के तीसरे मुख्य न्यायाधीश भी बने थे। इसे ध्यान रखेंगे, यह पूछा जा सकता है। भारत के तीसरे मुख्य न्यायाधीश CJI, भारत के तीसरे मुख्य न्यायाधीश भी बने थे। कौन? मेहर चंद महाजन साहब, वर्ष 1954 ईस्वी में। ठीक है। तो जो विलय पत्र था उस पे हरि सिंह के प्रतिनिधित्व के रूप में मेहर चंद महाजन ने प्रतिनिधि के रूप में और BP मेनन भारत सरकार की तरफ से जो है उस विलय पत्र पे हस्ताक्षर किए थे। ठीक है। और उस विलय पत्र में जो 3 महत्वपूर्ण विषय थे जो भारत सरकार को सौंपे गए थे वो कौन कौन से थे? एक थे रक्षा, ठीक है, एक थे संचार और एक थे विदेशी मामले। इसे ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं कि विलय कर लिया तो सब चीज का ही विलय हो गया, सारे प्रावधान भारत के हिसाब से चलेंगे, ऐसा नहीं था। शर्तें थी। ठीक है। जो अमर महल पैलेस में जो साइन हुआ था विलय पत्र, उसमें शर्तें थी रक्षा, संचार और विदेशी मामले का जो नियंत्रण है वह भारत सरकार के द्वारा किया जाएगा। ठीक है। और तत्कालीन भारत में जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन साहब ने इस विलय पत्र को जो है 27 अक्टूबर को जो है आधिकारिक स्वीकृति दे दी थी। इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन ने 27 अक्टूबर को जो है ऑफिशियली मंजूरी दे दी। उसके बाद एक बार इस एक्सेशन के ऑफिशियल कुछ क्लॉज जो थे एक बार उसकी भी जानकारी होनी जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि कश्मीर जो है बहुत ही विवादित राज्य रहा है भारत की। अगर हम बात करें तो तब से जो शुरू हुआ पाकिस्तान के साथ युद्ध वो अभी भी चल रहा है। भारत के साथ जो तनाव सीमा पे होता है पाकिस्तान को लेकर के, पाकिस्तान के साथ, वो कश्मीर उसके केंद्र में ही होता है हमेशा। ठीक है। हमेशा वहाँ पे पाकिस्तानियों के द्वारा जो है आतंकवादी घटनाओं को लगातार अंजाम दिया जाता रहा है दोस्तों। तो इसलिए जो है इसके एक एक बिंदु को बहुत ही बारीकी से हमें जानना चाहिए। तो वहाँ पे हम प्रमुख 3 क्लॉज की बात करेंगे। ठीक है। जो लैंडमार्किंग हुए थे तो उसको एक बार समझते हैं कि इसका जो क्लॉज 5 था, ठीक है, क्लॉज 5 जो था इस विलय पत्र का, उसमें क्या शर्त था कि भारतीय संसद के किसी भी आगामी संशोधन द्वारा जो है इस विलय पत्र की शर्तों को तब तक नहीं बदला जा सकता है जब तक महाराजा स्वयं एक पूरक विलय पत्र के जरिए इस पर अपनी सहमति न दे दें। ठीक है। यह क्लॉज महत्वपूर्ण है कि भले ही विलय पत्र पर हस्ताक्षर हो गया है लेकिन भारत की संसद भी जो है वो इस विलय पत्र के किसी शर्तों को तब तक बदल नहीं सकती है जब तक वहाँ के महाराजा के द्वारा जो है एक पूरक विलय पत्र जो है के द्वारा जो है अपनी सहमति न दे दी जाए। इसे ध्यान रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं क्लॉज 7 की। क्लॉज 7 में क्या था? क्लॉज 7 में था कि महाराजा किसी भी प्रकार से भारत के भविष्य में बनने वाले संविधान को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है। भारत में जो संविधान का निर्माण कार्य भारत में भी चल ही रहा था संविधान सभा के द्वारा, तो इसके विलय पत्र के क्लॉज 7 में यह उल्लेख था कि महाराजा हरि सिंह ने इस बात पे अपनी सहमति दी थी कि भविष्य में जो भारत के अंदर संविधान बन रहा है तो उसको मानने के लिए जो है कश्मीर की राजशाही कभी भी बाध्य नहीं होगी, वहाँ के राजा बाध्य नहीं होंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार क्या था कि वो फ्री हैंड चाहते थे तो वो फ्री हैंड इनको मिला था। अब बात करते हैं इसके क्लॉज 8 की। इसके क्लॉज 8 में था कि इस विलय से कश्मीर के ऊपर जो विलय पत्र था उससे कश्मीर के ऊपर महाराजा की संप्रभुता और उनके शासन के अधिकारों की निरंतरता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये 3 क्लॉज महत्वपूर्ण थे दोस्तों, इसे जानना जरूरी था क्योंकि ये उसके अस्तित्व से संबंधित था। पहला में क्या था कि जो है किसी भी परिवर्तन करने के भारत संविधान के द्वारा जो है इस विलय की शर्तों को परिवर्तित करने के लिए पहले एक पूरक विलय पत्र जो है हस्ताक्षर करेगा राजा, उसके बाद ही जो है वो वैलिड होगा। दूसरा क्या था कि भारत में जो संविधान बन रहा है भविष्य में किसी प्रकार की जो परिवर्तन किए जाएंगे अगर, तो उसके लिए बाध्य नहीं है वहाँ के महाराजा कि वो उस संविधान की बातों को मानेंगे, इसके लिए बाध्यता नहीं थी। ठीक है। और तीसरा जो था क्लॉज 8 में कि कश्मीर
के ऊपर महाराजा की संप्रभुता और उनके शासन के अधिकारों की निरंतरता पर जो है कोई नकारात्मक प्रभाव जो है वह नहीं पड़ेगा। इसलिए यह क्लॉज महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि हम विलय के बारे में पढ़ रहे हैं, हमारा आज का सेशन विलय पे केंद्रित है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद जो है अब भारतीय सेना विलय पत्र पे हस्ताक्षर हो गया, ठीक है। और भारत ने शुरू में हरि सिंह जी को यही बोला ही था कि भाई पहले आधिकारिक साइन करो तुम विलय पत्र को, उसके बाद ही हम अपना सहायता वहाँ पे किसी प्रकार से तुम्हारी कर पाएंगे, ठीक है। फिर क्या हुआ कि भारत सरकार ने सशस्त्र हस्तक्षेप शुरू किया जब विलय पत्र पे हस्ताक्षर हो गया उसके बाद, ठीक है। फिर 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन बड़गांव चलाया गया, ठीक है। ऑपरेशन बड़गांव चलाया गया कब? 27 अक्टूबर 1947 ईस्वी को भारतीय सेना के द्वारा। और भारतीय वायुसेना की जो सिख रेजिमेंट थी, पहली सिख रेजिमेंट थी भारतीय वायुसेना की, इनको जो है कश्मीर हवाई अड्डे पे उतारा गया, ठीक है, सामना करने के लिए पाकिस्तानी सेनाओं और उन कबायलियों पश्तूनों से लड़ने के लिए, ठीक है। चौथी कुमाऊं रेजिमेंट के मेजर सोमनाथ शर्मा ने श्रीनगर हवाई अड्डे की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था, ठीक है ना। ये मेजर सोमनाथ शर्मा, आपको यहाँ से भी परीक्षा में सवाल पूछे जाते रहे। यह मरणोपरांत भारत के प्रथम परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता व्यक्ति थे। कौन? मेजर सोमनाथ शर्मा। और इनका संबंध कहाँ से था? चौथी कुमाऊं रेजिमेंट के से संबंधित थे मेजर सोमनाथ शर्मा। और इन्होंने श्रीनगर हवाई अड्डे की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, शहीद हो गए थे। और इनको मरणोपरांत जो है भारत का प्रथम परमवीर चक्र मिला था, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखेंगे, प्रथम परमवीर चक्र क्यों मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा को? उन्होंने श्रीनगर हवाई अड्डे की जो है रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया था, शहीद हुए थे दोस्तों, ठीक है। इसके साथ एक और महत्वपूर्ण नाम आपको जानना चाहिए, वो है ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान। इन्हें नौशेरा का शेर नाम से संबोधित किया जाता है, ठीक है। नौशेरा का शेर नाम से संबोधित किया जाता है किसे? ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को। और इन्होंने पुंछ और नौशेरा की रक्षा करते हुए जो है अपने प्राणों की आहुति दी थी, तो इसलिए इनका भी नाम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद जो है लॉर्ड माउंटबेटन जो तत्कालीन गवर्नर जनरल थे, उन्होंने भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा कि भाई आप इस मामलों को लेकर के जो है संयुक्त राष्ट्र में जाइए, यूनाइटेड नेशन में जाइए। फिर नेहरू जी यूनाइटेड नेशन जो है इस मामले को लेकर के गए। फिर वहाँ पे 1 जनवरी 1948 को इस पे चर्चा शुरू हुई संयुक्त राष्ट्र में। लॉर्ड माउंटबेटन की सलाह पे जो जवाहरलाल नेहरू इस पर मामले को लेकर के यूएन गए थे, संयुक्त राष्ट्र संघ, तो वहाँ पे 1 जनवरी 1948 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो है यूएन के चार्टर के अनुच्छेद 35 के तहत इस पर चर्चा हुई थी। किस अनुच्छेद के तहत हुई थी? अनुच्छेद 35 के तहत जो है इस मामले पे चर्चा हुई थी, ठीक है। और इस अनुच्छेद 35 के तहत जो है इस मामले को 2 देशों के विवाद के रूप में जो है वहाँ पर डिफाइन नहीं किया गया, बल्कि ये बताया गया कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है और पाकिस्तान जो है वहाँ पे हमला कर दिया है, आक्रमण कर दिया है, ठीक है। जिससे यह बात दिखे कि यह किसी 2 देश का विवाद नहीं है, बल्कि पाकिस्तान ने भारत के क्षेत्र पे हमला कर दिया है। तो अनुच्छेद 35 के तहत जो है 1 जनवरी 1948 को दोस्तों वहाँ पे संयुक्त राष्ट्र में इस टॉपिक पे जो है चर्चा हुआ था, प्रस्ताव हुआ था, ठीक है। फिर क्या हुआ कि सुरक्षा परिषद ने 13 अगस्त 1948 को जो है रिजोल्यूशन 47 पास किया, ठीक है। कब? 13 अगस्त 1948 को। 13 अगस्त 1948 को सुरक्षा परिषद ने एक रिजोल्यूशन 47 पास किया, ठीक है। और इस रिजोल्यूशन में जो है वो मुख्य रूप से 3 बात कहे गए। वो क्या थे कि सबसे पहला कि तुरंत युद्ध विराम जो है लागू किया जाए, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तानी सेना द्वारा अपनी सेना और कबायली लड़ाकों को जो है इस क्षेत्र से पीछे हटाया जाए। इस मांग को पाकिस्तान ने कभी माना नहीं। और तीसरा बात क्या था कि कानून व्यवस्था बहाल होने के बाद भारत के द्वारा इस क्षेत्र के अंदर जो है जनमत संग्रह कराया जाए, ठीक है। भारत के द्वारा जो है वह जनमत संग्रह कराया जाए। तो यह रिजोल्यूशन 47 जो यूएन में पास किया गया था
उसके 3 प्रावधान थे। पहला कि तुरंत युद्ध विराम को लागू करो, दूसरा कि जो पाकिस्तानी सेना थी वो जो आगे बढ़ गई थी तो पाकिस्तानी सेना के द्वारा और जो कबायली लड़ाके थे उनको कश्मीर क्षेत्र से पूरी तरह पीछे हटाना। कश्मीरी पाकिस्तानियों ने इस बात को कभी माना नहीं। और तीसरी बात जो थी इस रिजोल्यूशन 47 की वो क्या थी कि जब कानून व्यवस्था बहाल हो जाएगा, सब चीज स्थितियां परिस्थितियां नियंत्रण में आ जाएंगी तो वहाँ पे जो है एक जनमत संग्रह भारत के द्वारा कराया जाएगा। फिर क्या होता है कि वहाँ पे आधिकारिक रूप से युद्ध विराम सीज फायर तो लागू हुआ कब? 1 जनवरी 1949 ईस्वी को। 1 जनवरी 1949 ईस्वी को कश्मीर में जो है आधिकारिक रूप से युद्ध विराम लागू हुआ। ठीक है, लेकिन से हुआ क्या? यही विवाद जो भारत का जो बहुत सारा क्षेत्र जो है जो चला गया भारत के हाथ से, उसका रीजन क्या था? यही था कि जिस तिथि को युद्ध विराम लागू हुआ इससे कश्मीर का 1/3 हिस्सा जो था वह पाकिस्तान ने अवैध रूप से अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, जिस डेट पे यह युद्ध विराम लागू हुआ था तो उस डेट पे कश्मीर का लगभग 1/3 हिस्सा, कश्मीर का लगभग 1/3 हिस्सा जो है वह पाकिस्तान के अंदर अवैध कब्जे के रूप में रह गया, जिसे भारत अब पाक अधिकृत कश्मीर बोलता है और पाकिस्तान इसे आज़ाद कश्मीर बोलता है। यहाँ कन्फ्यूजन नहीं रखना है यहाँ से भी, क्योंकि यह हमेशा ही न्यूज में रहती है पाक अधिकृत कश्मीर, और अगर कश्मीरी पाकिस्तानी पक्ष की बात करें तो वो बोलता है आज़ाद कश्मीर, तो यही वो क्षेत्र है। ठीक है ना, इसको अभी हम मैप के द्वारा भी समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। यह दिख रहा है आपको, तो यह पूरा क्षेत्र पहले कश्मीर के अंदर था। ठीक है, लेकिन युद्ध विराम लागू होने के बाद यह क्षेत्र देख पा रहे हैं आप, यह क्षेत्र जो है यह पीओके के अंदर रह गया, पाक अधिकृत कश्मीर, जिसे भारत पाक अधिकृत कश्मीर बोलता है और पाकिस्तान जो है वह आज़ाद कश्मीर बोलता है। तो वो यही लोकेशन था। ठीक है दोस्तों, तो लगभग 1/3 हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में हो गया। अब एक बार जो कुछ संवैधानिक विकास क्रम वहाँ पर हुई थी, विकास हुआ था संविधान का, एक बार उसकी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ से भी परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते हैं। और इसी लिंक के थ्रू हम 2019 में जो कश्मीर और लद्दाख के रूप में जो 2 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण हुआ था, एक बार उसकी भी बात करेंगे। जो जम्मू और लद्दाख अलग अलग बने थे केंद्र शासित प्रदेश, उसकी भी हम बात करेंगे दोस्तों। तो 5 मार्च 1948 ईस्वी को जो है महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर के अंदर एक अंतरिम लोकप्रिय सरकार बनाई और शेख अब्दुल्ला को जो है अपना प्रधानमंत्री बनाया। उस समय में वहाँ पे मुख्यमंत्री को ही प्रधानमंत्री बोला जाता था। तो यह घटना कब हुई थी? 5 मार्च 1948 को शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री बनाया गया और महाराजा हरि सिंह ने जो है एक अंतरिम लोकप्रिय सरकार का जो है वहाँ पे गठन किया था। इसके बाद क्या हुआ? 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी को 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा के द्वारा कश्मीर को अस्थायी दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 अंगीकृत किया गया। यह अनुच्छेद जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, यही वो अनुच्छेद था जिसके दम पे पाकिस्तान ने अपने पृथक संविधान का निर्माण किया था दोस्तों। और सारी विवाद की जड़ जो अब तक 2019 से पहले तक जितनी भी विवाद की जड़ थी वो यही अनुच्छेद था। ठीक है, इसे कब भारतीय संविधान सभा द्वारा जो है दर्जा अंगीकार किया गया था? 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी को जो है भारतीय संविधान सभा द्वारा कश्मीर को अस्थायी दर्जा देने वाला यह अनुच्छेद 370 को जो है स्वीकार किया गया, अंगीकृत किया गया। ठीक है, और जो इसके प्रारूप बनाने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे? वो थे तत्कालीन केंद्रीय मंत्री एन गोपाल स्वामी अयंगर। ये कश्मीर के पूर्व दीवान भी रह चुके थे। ठीक है, इनके बारे में भी थोड़ी चर्चा करते हैं। ये एन गोपाला स्वामी अयंगर जो थे, इनके बारे में जानते हैं कि ये संविधान के प्रारूप समिति के भी सदस्य थे, प्रमुख सदस्य थे। प्रारूप समिति जिसके अध्यक्ष BR अम्बेडकर साहब थे। तो BR अम्बेडकर साहब प्रारूप समिति का अध्यक्ष हुआ करते थे। इसी प्रारूप समिति के ये एन गोपाला स्वामी जो थे ये एक सदस्य थे, और इससे पहले ये कश्मीर के पूर्व दीवान भी रह चुके थे। इसे ध्यान रखना महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, ये एन गोपाला स्वामी अयंगर ने जो है
इस अनुच्छेद 370 का प्रारूप तैयार किया था, मसौदा तैयार किया था। यह भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 370 का प्रारूप जो है मसौदा किसने तैयार किया था, तो एन गोपालास्वामी अयंगर ने तैयार किया था। और एन गोपालास्वामी अयंगर जो भारतीय संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी संविधान निर्माण हेतु, उसके भी ये सदस्य हुआ करते थे। ठीक है, और इसी अनुच्छेद 370 के माध्यम से जो है कश्मीर को जो है, जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा दिए जाने की बात हुई थी इसी अनुच्छेद 370 के तहत। तो सबसे बाद में कालांतर में जाकर के जो है सारी विवादों की जड़ में यही अनुच्छेद 370 था दोस्तों। ठीक है ना, यही अनुच्छेद 370 सारे विवादों की जड़ में था। ठीक है, इस अनुच्छेद 370 के द्वारा क्या हुआ, कश्मीर को एक विशेष दर्जा मिल गया, जम्मू और कश्मीर को। ठीक है, भारतीय संविधान में के तहत इसको जो है वो दर्जा मिल गया, विशेष दर्जा। ठीक है, अयंगर साहब जो थे यह संविधान सभा के मसौदा समिति प्रारूप समिति के सदस्य तो थे ही। ठीक है, इससे पहले ये कश्मीर के पूर्व दीवान भी रहे थे। अगर इनके बारे में हम बात करें तो ये 1937 से 1943 ईस्वी के बीच में जो है वहाँ के कश्मीर के दीवान के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने काम भी किया हुआ था। और जब देश आज़ाद हुआ तो 1948 से लेकर के 1952 ईस्वी तक जो है, 1948 से 1952 ईस्वी तक जो है ये अयंगर साहब रेल और परिवहन मंत्री के रूप में भी काम कर चुके थे भारत के अंदर। ठीक है, और फिर 52 से 53, 1952 से 1953 के बीच में जो है ये रक्षा मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके थे। इससे क्या निकल के आता है कि यह एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। ठीक है, यह एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, कश्मीर के भी दीवान रह चुके थे, भारत में केंद्रीय मंत्री के रूप में भी कार्य कर रहे थे, संविधान सभा के प्रमुख सदस्य के रूप में भी यह संविधान सभा के प्रारूप समिति में शामिल थे दोस्तों। ठीक है ना, इसे ध्यान रखेंगे। इसके बाद क्या हुआ कि वर्ष 1951 में जम्मू कश्मीर में अपनी स्वयं की संविधान सभा के गठन के लिए जो है चुनाव आयोजित किए गए। कब किए गए? 1951 ईस्वी में। ठीक है, स्वयं की संविधान सभा के लिए कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जो है संविधान सभा के गठन के लिए क्या हुए? चुनाव हुए। उसके बाद जो है 1952 ईस्वी में दिल्ली समझौता हुआ, किसके बीच? भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच। ठीक है, एक ऐतिहासिक समझौता हुआ जिसे हम दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। और यह कब जो है पटल पे आया, कब हुआ था? 1952 ईस्वी में। इस समझौते के तहत किन बातों पर चर्चा हुई थी, किन बातों की स्वीकृति मिली थी? इस समझौते के तहत 1952 ईस्वी में जो शेख अब्दुल्ला और नेहरू जी के बीच समझौता हुआ था, तो इसमें इन बातों पर सहमति मिली थी कि भारतीय तिरंगे के साथ जम्मू कश्मीर का जो है एक अलग ध्वज होगा। ठीक है, मतलब कश्मीर में एक भारत का ध्वज तो चलेगा ही, फहरा ही जाएगा, उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर का जो है एक अलग ध्वज भी होगा। मतलब भारतीय तिरंगे के साथ साथ जम्मू कश्मीर का भी जो है एक अलग ध्वज होगा। उसके बाद राज्य के भीतर जो है एक सदर रियासत, ठीक है, जो राष्ट्रपति के समतुल्य थे, और वजीर आजम जो प्रधानमंत्री के समतुल्य थे, इन दोनों पदों को जो है मान्यता दी गई। और इसी समझौते, दिल्ली समझौते के आधार पे अनुच्छेद 35A को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा जोड़ा गया था। तो कश्मीर में नागरिकता संबंधी, संपत्ति संबंधी जो अधिकार थे उसको इसी अनुच्छेद 35A के तहत जो है राष्ट्रपति के आदेश के बाद जोड़ा गया था दोस्तों। तो जो 2019 ईस्वी का जो घटनाक्रम था वो कहीं ना कहीं इस अनुच्छेद 35A पे भी चोट किया गया था 2019 में भारत सरकार के द्वारा। उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर की स्थिति को परिवर्तित किया गया था। तो यह अनुच्छेद 35A भी जो है दोस्तों यह महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी अनुच्छेद के द्वारा नागरिकता और संपत्ति के अधिकार को राष्ट्रपति के आदेश के बाद जो है जोड़ा गया था, अधिकार दिया गया था दोस्तों। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि 6 फरवरी 1954 ईस्वी को जम्मू कश्मीर की संविधान सभा ने भारत में विलय को अंतिम संप्रभु औपचारिक मंजूरी दे दी। ठीक है, यह तिथि बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखेंगे। 6 फरवरी 1954 यही वो दिन था जब जम्मू कश्मीर की संविधान सभा ने दोस्तों भारत में विलय को अपनी अंतिम जो है औपचारिक मंजूरी दे दी। फिर 26 जनवरी 1957 ईस्वी को जम्मू कश्मीर का अपना स्वतंत्र संविधान जो है
पूर्ण रूप से लागू हुआ। तो यह भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसे ध्यान रखेंगे। जम्मू कश्मीर का अपना स्वतंत्र संविधान जो है वह पूर्णतः कब लागू हुआ था, किस तिथि को? 26 जनवरी 1957 ईस्वी को। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, भारत कब गणतंत्र बना था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो इस बीच में जो 7 साल का जो ड्यूरेशन था, यही सारी घटनाक्रम उस समय चल रहे थे। ठीक है, तो फिर 26 जनवरी 1957 को जब जम्मू कश्मीर का अपना संविधान, स्वतंत्र संविधान लागू हो गया, इसके बाद जो है अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार जम्मू और कश्मीर राज्य जो है वह भारत संघ का एक अटूट हिस्सा बन गया दोस्तों। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 3 के तहत जो है जम्मू और कश्मीर राज्य भारत संघ का अभिन्न अंग बन गया था। कब? 26 जनवरी 1957 को। लेकिन जो शर्तें थी, अनुच्छेद 370 के तहत जो शर्तें थी, विशेष दर्जे वाली बात थी, अनुच्छेद 35A के बारे में भी हमने बात की, तो इन सब का अस्तित्व जो है वह था। ठीक है ना, इन सब के अस्तित्व के साथ भारत के साथ इसका समझौता हुआ था। ठीक है, फिर क्या हुआ कि जब वह सरकार 2019 ईस्वी में जम्मू कश्मीर को लेकर के जो है अलर्ट मोड में आई। क्यों? क्योंकि लगातार वहाँ पे आतंकवादी घटना होते ही रहे थे, और जो वहाँ के जो राजनीतिक नेतृत्व थे, कहीं ना कहीं वो भी जो है भारत को थोड़ा इग्नोर करके चलते थे। भारत सरकार के नीतियों की कई बार अवहेलना कर देते थे, और जो भारत सरकार भारत के अभिन्न हिस्सा होने के कारण कश्मीर में जिस प्रकार की नीतियों का संचालन चाहता था, उसमें कहीं ना कहीं ये लोग जो है व्यवधान करते थे। फिर 5 अगस्त 2019 का वो पावन दिन आया, जब 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने संसद के अंदर, भारतीय संसद के अंदर जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को पारित किया। और इस अधिनियम के द्वारा, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा, जो अनुच्छेद 370 के तहत जो विशेष दर्जा प्राप्त था कश्मीर को, जो विशेष दर्जा प्राप्त था वो इसी अनुच्छेद 370 के तहत था। तो इसके अधिकांश खंडों को, और जो नागरिकता और संपत्ति संबंधी जो प्रावधान थे, नागरिकता, कश्मीर की नागरिकता और वहाँ संपत्ति संबंधी जो प्रावधान थे दोस्तों, अनुच्छेद 35A के तहत, इसको जो है पूरी तरह निष्प्रभावी कर दिया गया भारतीय नेतृत्व के द्वारा, भारतीय संसद के द्वारा। कब? जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा 5 अगस्त 2019 को दोस्तों। ठीक है, यही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब क्या हुआ कि विभाजन कर दिया गया। जम्मू कश्मीर में जो है एक विधायिका का अस्तित्व रहने दिया गया, लेकिन विधायिका के साथ जो है एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। जो कि जम्मू कश्मीर राज्य था, उसको क्या किया गया? केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया, लेकिन वहाँ विधायिका की बात रहने दी गई। जैसे वर्तमान पुदुचेरी में है, जैसे दिल्ली में है। ठीक है, कि वो केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन वहाँ पे विधायिका है। तो जम्मू कश्मीर में भी विधायिका का अस्तित्व है। ठीक है, लेकिन दर्जा केंद्र शासित प्रदेश का है। और लद्दाख, जो जम्मू कश्मीर था, उसको एक भाग उसका जम्मू कश्मीर बनाया गया और दूसरा भाग लद्दाख बनाया गया। तो लद्दाख के अंदर जो है विधायिका का अस्तित्व नहीं है। ठीक है ना, तो बिना विधायिका के जो है यह केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अपने अस्तित्व में है। जैसे दमन द्वीप, दादरा नगर हवेली की अगर हम बात करें, अंडमान निकोबार की बात करें, तो अब क्या है? विधायिका नहीं है। ठीक है, विधानसभा वहाँ पर नहीं है, लेकिन वो केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत उसी दर्जे के साथ वो भारत संघ का अटूट हिस्सा है। और यह जो बदलाव हुए थे, इसे 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी माना गया, लागू किया गया। क्यों? क्योंकि 31 अक्टूबर 2019 को, 31 अक्टूबर को प्रतिवर्ष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाती है, जिसे पूरा भारतवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाता है। और चूंकि देशी रियासतों के भारत संघ में विलय को लेकर के जो है इन्होंने आयरन डिप्लोमेसी जो है चलाई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, तो उन्हीं को श्रद्धांजलि एक तरीके से कह सकते हैं कि अर्पित किया गया। 31 अक्टूबर 2019 को उनकी जयंती के अवसर पे जम्मू कश्मीर को विधायिका के साथ केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, मान्यता दी गई, और लद्दाख को जो है बिना विधायिका के साथ केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। दोस्तों, इस प्रकार आज के इस टॉपिक से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी, हमने एक एक करके हर पहलुओं पर चर्चा किया है। हर बिंदु को बहुत ही स्पष्ट तरीके से उसके पूरे टाइमलाइन के साथ समझने का प्रयास किया है, ताकि
किसी भी प्रकार की अवधारणात्मक जो उलझन है वो आपके दिमाग में ना रहे, ठीक है ना। मैं आशा करता हूँ कि पूरे टॉपिक को आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया है। पूरे सेशन को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए, निश्चित रूप से ये आपके लिए लाभकारी होगा। और चूंकि बात कश्मीर की है तो यह भारत के लिए, भारत के संदर्भ में हमेशा ही जो है न्यूज में बना रहता है। करंट अफेयर के लिए भी यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, तो यहाँ से सवाल पूछे जाने की हमेशा संभावना होती है। क्यों? क्योंकि कश्मीर मुद्दे को लेकर के इस कश्मीर सीमा पे भारत और पाकिस्तान में अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती हैं, तनाव सीमा पे दोनों देशों की सेनाओं के बीच बना ही रहता है, तो इसलिए जो है न्यूज में यह हमेशा रहता ही है। तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप पूरे सेशन को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए। निश्चित रूप से अगर यहाँ से परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं तो उसका उत्तर आज के इस सेशन में आपको जरूर मिलेगा। दोस्तों, इन्हीं अपेक्षाओं के साथ आप इसे देखिए। हम फिर जल्द मिलते हैं एक नए महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। जय हिंद।